बना नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सभी का वेलकम है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको पता है हम लोग इससे पहले नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज जो सेगमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका नाम है वर्ब। कई जगह, कई इंस्टीट्यूट्स में इस टॉपिक वर्ब को इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही पढ़ाते हैं। कुछ लोग इसको सिंटैक्स का हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो दो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ना पता हो तो ये जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं बन सकता। तो सबसे एलिमेंट्री चीज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं ही गोज या फिर आई गो, इन दोनों ही सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस हमको दो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला, सब्जेक्ट के बारे में। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा ही और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा आई। हम प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ही कौन सा पर्सन प्रोनाउन है। पर्सन प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमें पता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर राम गोज भी करते या श्याम गोज भी करते तो भी वो सेंटेंस ठीक होता, कंप्लीट होता। क्योंकि सेंटेंस किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर डेफिनेशन बनानी हो तो हम क्या कहते हैं? मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका एक सेंस निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अगर कोई चीज ऐसे ही लिखी जाए, इसी सेंटेंस को अगर हम उल्टा करके लिख दें गोज ही, तो क्या एक सेंटेंस होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम वर्ब को पहले लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, हमारा ये सेंटेंस अरेंजमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारी कंडीशंस को फेल कर जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो लोग इसको सिंटैक्स का हिस्सा समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ रहे हैं वन बाय वन, उसी तरह से हमें वर्ब को भी पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कुछ भी नहीं है। अगर उसके कुछ और पॉइंट्स हैं भी तो वो सारे पॉइंट्स हम जो है फर्दर जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें वर्ब को समझना है, ठीक है, तो जैसे हम किसी भी चीज को अभी तक समझते आए हैं, नाउन को या प्रोनाउन को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे पहले समझना है कि वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है ना। जब तक हम उसको अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट देंगे तब तक हम अलग अलग उनके यूजेस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो आपको पता है वर्ब कितने टाइप के होते हैं? बताइए। दो टाइप के। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक टाइप आता है, हम जिसको बोलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। क्या होता है? पहला टाइप है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट। ठीक है, वर्ब को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, अच्छा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिन्हें आप मेन वर्ब कहते हो ना या हेल्पिंग वर्ब कहते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब्स के फिर फर्दर दो पार्ट हो गए। क्या? एक हो गई हमारी मेन वर्ब और जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसका एक और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को फिर फर्दर दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। अभी इनका सेग्रीगेशन इसलिए समझा रहा हूं, अभी वन बाय वन किसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी इनको सेग्रीगेट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कहां कहां कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, उसी तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अगर हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला इंफिनिटिव, ठीक है, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, उनको नोट करते जाइए। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए जाना है। इसलिए नोट डाउन करते हुए जाना है क्योंकि देखिए
हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी चीज की डेफिनेशन समझना नहीं, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेसिक बता दूं आपको, लेकिन डेफिनेशन जानना मकसद नहीं है। मकसद है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे आज हम और कोशिश करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को उठाएंगे। जब भी एक्सरसाइज खत्म होगी, वर्क का सेगमेंट को हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक, देख लीजिए आप लोग, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे एलिमेंट्री चीज है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हमारा वर्ब। वर्ब को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब को फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इनके फर्दर सब पार्ट होंगे। जैसे मेन वर्ब में दो टाइप की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। आज हमारा फोकस भी इसी पे रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। हम सिर्फ और सिर्फ इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमें समझना है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में अगर हम हिंदी व्याकरण के हिसाब से बात करें तो हम इनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, ओके, कंप्लीट। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको मेन वर्ब में बताया, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया, तो आपको मैंने बताया क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में हमने आपको दो पार्ट बताए, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क क्या है और कहां इसका यूज है। ठीक है, पहली चीज तो यह समझिए कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सुना है, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक्शन को पास करने वाला। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, पहला ही राइट्स अ लेटर और दूसरा सेंटेंस है आई स्लीप। अब ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज समझ में आएगी। जो पहला वाला सेंटेंस है आप ध्यान से देखिए, इसमें जो वर्ब लिखी है वो क्या है। पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, राइट है ना, ये वर्ब है आपकी, है ना। और दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, ये वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो कि ये प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है, एक लेटर को लिख रहा है, और लेटर हमारा क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और वो एक्शन क्या है, लिखना या राइट करना। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए आप, आई स्लीप, इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है। आई स्लीप मतलब मैं सोता हूं, क्या दिक्कत है, आगे उसके कुछ भी लिखने की जरूरत तो है नहीं। या मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बताने की जरूरत नहीं कितने टाइम से सो रहा हूं, या और सारी चीज डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। आई ईट, तो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी है वर्ब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहां पर ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। अगर हम इस सेंटेंस को बोले ही राइट्स, तो वो सेंटेंस सही हो, क्योंकि हमारी जो बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब, वो कंप्लीट होगी। लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। ही राइट्स, वो लिखता है, लेकिन वो क्या लिखता है इसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसलिए ये जो वर्ब है, ये कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव। और ये कैसी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव।
ठीक है, तो एक एक लाइन देखो जरा। पहले तो वर्ब लिखो, वर्ब की क्या डेफिनेशन होगी वो लिखो। वर्ब की डेफिनेशन, a verb is a word, a verb is a word which denotes the action of subject or state of the subject or state of the subject। कहने का मतलब वर्ब वो शब्द होता है एक वाक्य में जो कि या तो सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है या फिर सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके दो नॉन फाइनाइट फाइनाइट आप लिख चुके हैं, अब आगे लिखिए अगला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब डेफिनेशन लिखिए इसकी, a verb which always require an object is called transitive verb। ठीक, लाइक राइट, प्ले, जैसे राइट, प्ले, एटसेट्रा। दूसरा लिखो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें लिखो a verb which do not require any object, a verb which do not require any object to complete the sentence, any object to complete the sentence is called intransitive verb, is called intransitive। ठीक है, हो गया? यस सर। जैसे स्लीप, वॉक, रन, स्लीप, वॉक, रन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन को समझा। अब इसके जरा यूज को देख लेते। यस सर। हम इसके यूज की बात करते हैं कि कहां हमें इंपॉर्टेंट तरीके से इसका यूज समझ में आता है। जैसे मैं आपसे, आपने वॉइस जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर एक सेंटेंस में मैं आपके लिए लिखूं he writes a letter, और दूसरा लिखूं he goes to school, जरा इन दोनों सेंटेंस का पैसिव बनाइए, इन दोनों सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। लेटर इज रिटन बाय हिम, A letter is written by him। Letter is रिटन बाय हिम। written by। चलिए दूसरे वाले का पैसिव बनाएंगे। बताइए त्रिभुवन, वॉइस आपने पढ़ा होगा, सही, आसान सा है, बेसिक सा सेंटेंस है। नहीं समझ में आ रहा? समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। ये सेंटेंस में ये सिर्फ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पहली शर्त यही है कि उन्हीं सेंटेंसेस का वॉइस चेंज कर सकते हैं हम, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के वॉइस क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक, Yes, तो sir. ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में नेसेसरी है, अगर वो एक नॉर्मल सेंटेंस है तो। ठीक है ना, मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस और सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। एक नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको बेसिक रूल्स याद हो, क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से टू बी फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम बना देते हैं क्या? एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जैसे यहां पर बाई लगाया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे यहां देखिए ही था, ही का यहां क्या कर दिया गया? हिम कर दिया गया। लेटर था, लेटर शुरुआत में आ गया। यहाँ राइट्स लिखा था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसके हिसाब से यहाँ पर इज आया और राइट को कर दिया गया रिटन। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम इसको किसी में चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही समझाना था आपको। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में जो मेन फर्क है वो यहां पर आकर इस्तेमाल होता है। इन जनरल तो आप सारी चीजें बोलते रहते हैं, आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। कहां से हम उसमें देखें कि कहां बदलाव हो रहा है? सब कुछ तो वैसा ही लग रहा है। जनरल सेंटेंसेस में हम सब कुछ वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई गो, आई स्लीप, आई रन, आई रन इन द मॉर्निंग, आई रन इन द इवनिंग। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी अगर आप बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें रही है आपकी क्या? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दूसरी तो देखिए मेन वर्ब। ठीक, अब मेन वर्ब में भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जरा मुझे आप ये बताइएगा कि अगर मैं एक वर्ब लिखूं तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल? Singular. बताओ, Yes, sir, singular. आप बताओ, आप बताओ, Cannot say. आप बताओ। Sir, go singular. सिंगुलर के साथ Sir, ये plural. Sir, किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना, बेस फॉर्म, वो क्या होता है? वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर ऐसा ना होता तो हम आई के साथ तो आई को लिख दिया, ठीक है, तो हम ही गोस क्यों लिखते? yes. जैसे अब ही तो सिंगुलर है ना, आई को तो हम प्लूरल मानते हैं ना ज्यादातर केस में। चलो अगर आई से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो आई हटा लो, दे लिख लो। दे तो प्लूरल है ना, तो दे के साथ तो हम गो लगाते हैं, और ही सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ तो गो के साथ हम ईएस लगा दे रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि हमारी जितनी भी वर्ब्स की मेन फॉर्म होती है बाय नेचर बेसिकली वो सब क्या है? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हमें सिंगुलर और प्लूरल करना पड़ता है, बाकी और किसी टेंस में तो करना नहीं पड़ता, क्योंकि या तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो थर्ड फॉर्म लगा है, बाकी या तो आईएनजी जोड़ करके लिखना है, और तो कुछ करना नहीं होता। टेंस की अगर हम बात करें, टेंस याद आ रहा है? ठीक है ना, तो या तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है कि वर्ब के साथ यस या यस लगना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी सारे में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, यही लगता है ना। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या? सारी वर्ब अब उनके बेस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? Plural. ठीक है, Yes. तो आज के लिए वर्ब वाले सेक्शन में हम इतना रख रहे हैं। ठीक, कल हम आपको इस वर्ब वाले सेक्शन में क्या पढ़ाएंगे? हमने आपको पढ़ा दिया फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब के बारे में आपको ये आइडिया दे दिया, मेन वर्ब की और क्या क्या फॉर्म है। ठीक, इसके बाद हम आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, Thank you, sir. जय हिंद, sir. अरे बैठे